स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी, मुझे विश्वास है। आज हम लेंगे टॉपिक जो चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और 12 फिजिक्स, और टॉपिक्स है हमारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। तो लेट अस स्टार्ट। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो फिर हम दोबारा ओम्स लॉ की बात करें यहां पे कि ए और बी पॉइंट के बीच में मान लीजिए हमने एक रेजिस्टर लगाया, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक कोई भी सब्सटेंस, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या कोई सेमीकंडक्टर हो सकता है। ये की लगा दी, ये आपने वोल्टेज अप्लाई किया और ये बैटरी से आपने इस पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने सर्किट जोड़ा, ये बी पॉइंट है। और करंट मापने के लिए आपको एमीटर कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, लेकिन वोल्ट मीटर आपको ए बी के पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो क्या होती है उसकी थोड़ा हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में। तो इट इज जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आपके कंडक्टर की, जिसकी वजह से ये फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट को अपोज करता है। क्लियर है। और इट इज गिवन एज, हमने पढ़ा था, अगर ये हमारा आर रेजिस्टेंस बोले, आपने वी वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो इसको अगर मैं यहाँ पे अलग भी बनाऊं, मान लीजिए ये मेरा आर रेजिस्टेंस है, मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया ए पॉइंट पे और बी पॉइंट के बीच में। यहाँ बैटरी की वजह से वी नॉट प्लस वी है, मान लीजिए पोटेंशियल, यहाँ वी नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वी, और रेजिस्टेंस आर, और करंट इसकी वजह से मान लीजिए आई फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर। तो फिर हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था R इज इक्वल टू वी अपॉन आई से, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने V इज इक्वल टू, बिकॉज V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो वहीं से R को हमने डिफाइन किया। क्लियर है। तो इस वैल्यू, इसको हम इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस अगर कोई आपको डिफाइन करने को कहे इन इस टर्म में, तो आप कहोगे दैट इज the resistance of a conductor is equal to the ratio of the potential difference applied across the conductor to the current flowing through it। तो सिंपल हो गया, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहेंगे, और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ये देखेंगे कि V वोल्टेज लगाने पे अगर उसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर इज V अपॉन I। क्लियर है, इंटरेस्टिंग है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जब आपको फॉर्मूला पता चल जाता है, तो मैंने आपको बोला आपको पहले भी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इससे आपसे उस क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो, उस क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हो, उस यूनिट को डिफाइन कर सकते हो, और फिर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले से हमें वही काम करेंगे। तो R इजिकल टू वी अपॉन आई अगर हमें मिल गया, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यूनिट क्या होगी, डिफाइन तो हमने कर लिया, R इजिकल टू वी अपॉन आई, यानी कि रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर। तो यूनिट ऑफ R कितना होगा, तो जब हमें फॉर्मूला पता है तो यूनिट ऑफ R होगा यूनिट ऑफ V डिवाइड बाई यूनिट ऑफ आई, यानी कि करंट। तो ये आपकी होगी वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को कहते हैं हम ओम। तो ये यूनिट होती है जो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ओम, दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, और उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं वोल्ट, और सॉरी ओम को हम जो नोटेशन देते हैं, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, वोल्ट पर मीटर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। तो ये होती है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब बात करें कि चलिए ठीक है, ये तो हो गई आपकी यूनिट। अब अगर कोई कहे कि इस यूनिट को डिफाइन करो,
तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डिफाइन ऑफ यूनिट करते हैं तो क्या कहोगे आप कि अगर मैं I को 1 कर दूं, V को 1 कर दो तो R भी 1 हो जाएगा। तो फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? इस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through it when potential difference of 1 volt is applied across it। क्लियर है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी कंडक्टर के थ्रू और उसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कर रही है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हुआ 1 ओम। क्लियर है? अब बात करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I। तो I तो बेसिक यूनिट है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है V का मतलब होता है पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? और वर्क डन Q को हम IT लिख सकते तो I स्क्वायर T, और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क का होता है ML2 T-2, करंट I स्क्वायर बेसिक यूनिट है तो A से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डायमेंशंस में, तो ये हो जाएगा ML2 T-3 और A-2। तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। देख लीजिए, और ये निकालना आपको आना चाहिए। और फिर आप कहेंगे कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं तो इसका एक सिंबल हम रखते हैं। तो किसी भी सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे तो ये सिंबल इस तरह से सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। क्लियर है? मान लीजिए ये। और अगर वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कोई रजिस्टर, तो हम फिर एक एरो लगा देते हैं उस पर, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये रजिस्टर आपके सर्किट में। क्लियर है? तो ये है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये रेजिस्टेंस। और अगर वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे कोई रजिस्टर, तो फिर आपको सर्किट में ये दिखाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा। बस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने R इक्वल टू V अपॉन I से ये सारे काम किए, हमको पता ही है पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमसे कोई पूछ सकता है गिव फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ये कंडक्टर कैसे अपोजिशन क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्यों ऑफर कर रहा है। अगर कंडक्टर के अंदर से करंट जा रही है तो रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है उसके अंदर, तो उस चीज को हमें स्टडी करना है और देखना है। तो पहले थोड़ा सा हम यहाँ चीजों को देखेंगे। तो मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है। क्लियर है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर है मेटेलिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें काफ़ी होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एटम के अंदर से, वहाँ पे एक आयन बचता है, पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसकी मोशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो रैंडम थर्मल मोशन होती है और एवरेज वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की 0 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इसी कंडक्टर के अक्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया हमने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, कोई वैल्यू है। और मान लीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो पोटेंशियल की डिक्रीज के डायरेक्शन में होता, तो यहाँ मान लीजिए इस एंड का पोटेंशियल V0 प्लस V है, बी एंड का पोटेंशियल V0 है, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और आपके ये आयंस पड़े हैं आपके सब्सटेंस के अंदर। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जो थर्मल मोशन थी वो तो रहेगी उसके अंदर, लेकिन अब उसके थोड़ा थोड़ा वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर लगातार एक फोर्स लगेगा। तो ये जो रास्ते में आयन से उसका जो कोलिजन होता है, इस वजह से उसकी बार बार एनर्जी लॉस होगी, वो एक तरह से दौड़ेगा
इनसे टकराएगा, एक तरह से उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, फिर जीरो वेलोसिटी से दौड़ेगा, फिर एक वेलोसिटी गेन करेगा, फिर उसकी एक तरह से फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, तो हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जो एक्सेलरेशन हो रहा था ना वो एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज हो गया, क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइड कर रहा है आपका पॉजिटिव आयन, इसी की वजह से आपका जो कंडक्टर है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो आप मैं यहां लिख सकते हैं कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एक कंडक्टर और रजिस्टर, कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों चलेगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर of free electrons of conductor get accelerated on their way they frequently collide with the positive metal ions, ठीक है। और अगर इन आयंस के साथ ये कोलिजन होता है तो जो इन कोलिजन की वजह से ही उसको एक रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, तो आप लिख सकते हो these collisions is the basic cause of a resistance provided by the रजिस्टर और कंडक्टर। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट होना शुरू किया एक डायरेक्शन में, तो जो बार बार उसके कोलिजन होंगे, जो एक्सेलरेशन उसको मिल रहा था बार बार, वो बार बार लॉस होता जाएगा इन कोलिजन की वजह से, और उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी, आपको एक कांस्टेंट करंट मिल जाएगी, और इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा कंडक्टर या रजिस्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सर्किट में। क्लियर है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, समझ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया हमारे कंडक्टर ने या रेजिस्टर ने, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यहां हम उसको स्टडी करेंगे, और बार बार हमें पता ही, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, उसी को हमें यूज करना है। ए और बी पॉइंट के बीच की बात करते हैं। हमने यहां पे एक रेजिस्टर लगाया, क्लियर है, और ये बैटरी लगाई, बार बार हम यही चीज पढ़ रहे हैं, और वो ही ए और बी के बीच में हम अपने कंडक्टर को या रेजिस्टर को लगाते हैं, और यहां हमने वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्लियर है? अब बहुत सारी कॉपर रॉड्स हैं, कॉपर की मान लीजिए, किसी भी मेटल की ले सकते हैं। इसकी यहां मैंने लेंथ ली एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और मैंने देखा कि अगर मैं इसको रखता हूं तो रेजिस्टेंस मुझे V ओपन आई ये मिलता है, वोल्टेज V मिलती है इसको रखने पे, और करंट I मिलती है, तो रेजिस्टेंस R है। अगर मैं कॉपर की ही इससे डबल रॉड लेता हूं, डबल, तो वोल्टेज तो वही है, बैटरी तो वही है, लेकिन आपने लेंथ डबल ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, दोनों कॉपर की ही आपने ली है, ये भी कॉपर की है, ये भी कॉपर है, तो फिर आपको रेजिस्टेंस आप देखोगे, आपका वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट हाफ रह जाएगी, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। और अगर आप कॉपर रॉड ही लेकिन लेंथ तो उतनी लेते हो, और थिकनेस अगर आपने डबल ले ली, तो ये प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं। यहां पे हमने डबल एरिया
का डबल एरिया की थिकनेस ली, कॉपर का ही मेटल लिया, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमें इस बार रेजिस्टेंस मिलेगा, वोल्टेज तो सेम है, बैटरी वही है, इस बार हमें करंट डबल मिलेगी, यानी कि रेजिस्टेंस पहले का हाफ रह जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे कहते हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको हम यहां देख सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे डिपेंड करेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी लेंथ बढ़ेगी आपके रेजिस्टर की, उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकंड डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जितनी थिकनेस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस उतना घटेगा। ये हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और इन अगर हम तीनों चीजों को, अगर इन दोनों चीजों को अगर हम मिलाते हैं, तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। ये ए हो गया पॉइंट, ये बी। तो लेंथ पे किया और पे। और मान लीजिए अब हमने कॉपर को हटा के एल्यूमिनियम लेके आ गए और एल्यूमिनियम की रॉड को लगा दिया, तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस थर्ड जो हमारा फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशन की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो जो यहां कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यही आपका नेचर पे डिपेंड करने वाला फैक्टर होता है। तो जो थर्ड आपने फैक्टर लिया, नेचर ऑफ द कंडक्टर, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से डिसाइड होगा। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फिर हम उस मटेरियल के लिए, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रोज होता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे, और इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर है? तो रो क्या है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये यहां पे बात हम कर रहे हैं ना, कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी लिया, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई ये रेजिस्टिविटी, और उस पर डिपेंड करेगा। आपने कॉपर लिया है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, आपने एल्यूमिनियम लिया है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो यहाँ तीन फैक्टर हो गए। और जो फोर्थ फैक्टर है जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं मेटेलिक, उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। यानी कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज। और इसको हम इस रिलेशन से भी देते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो यहाँ पे R क्या है, R जो है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T। तो आपको कोई R इज रेजिस्टेंस of conductor at temperature T। और R नॉट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T नॉट। ये रेफरेंस टेम्परेचर होगा T नॉट। कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर आप 0 भी ले सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, या कोई भी रेफरेंस रेंज अगर लोगे आप, मान लीजिए 10 to 20 डिग्री सेल्सियस में आप अल्फा निकालना चाहते हो रेजिस्टेंस, तो फिर आप 10 डिग्री को रेफरेंस टेम्परेचर ले सकते हो। क्लियर है? तो रेफरेंस टेम्परेचर कुछ भी आप ले सकते हो, T नॉट। क्लियर है? तो ये हो गया। और अल्फा जो होता है ना, अल्फा इज गिवन एज, अल्फा को यहाँ पे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो ये आप बता सकते हो। तो ये आप 4 फैक्टर पे आपका डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे, और टेम्परेचर पे। इसको स्टडी करना।
रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जो हमने बात की थी, अभी हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, अभी हमने कहा था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। तो अगर हम बात करें कि उसी रिलेशन को हम दोबारा लेंगे, अभी हमने जो पढ़ा था, एज वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं। तो यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम उस मटेरियल का, जो कंडक्टर का मटेरियल है, उसका रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये क्लियर है, रेजिस्टिविटी हो गया। तो रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, वेयर रो इज known as the resistivity or specific resistance of the material of the conductor। क्लियर है। अब अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप यहां से इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर इस फॉर्मूले में, इक्वेशन 1 में, हम L को 1 यूनिट ले लें, A को 1 स्क्वायर यूनिट ले लें, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, देन R विल बी इक्वल टू रो, तो कर दीजिए डिफाइन। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है। अगर किसी मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आपको उस मटेरियल का 1 मीटर का रॉड, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अगर उसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर है। तो इसको डिफाइन करने का यहां पे हमने ये फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a material may be defined as the resistance of a conductor of that material having unit length and unit area of cross section. In other words, resistivity or resistance, specific resistance defined as the resistance offered by unit cube of the material of the conductor, provided that the current should enter and emerge थ्रू अपोजिट फेसेज ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की है अभी इधर, कि अगर हम कॉपर का रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं तो हमें कॉपर से बना हुआ एक 1 मीटर का रॉड लेना पड़ेगा, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले। तो जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को किसी भी सर्किट में, वो इसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा इस केस में। क्लियर है। बस करंट शुड पास थ्रू द अपोजिट फेसेज। तो करंट यहां से पास होना चाहिए, अगर यहां से पास करने लगे तब नहीं। तो इसके जो अपोजिट फेसेज आपने लिया, तो ये यूनिट क्यूब ले लिया आपने, यूनिट क्यूब जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। आप क्यूबिकल शेप में भी ले सकते हैं। अगर 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर ब्रेथ है, और आप इस तरह से भी अगर 1 क्यूब लेते हो तो इसका भी 1 मीटर L1 हो गया मीटर, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आप इस शेप में भी ले सकते हो, इसका भी वॉल्यूम यूनिट हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस इस टाइम पे प्रोवाइड करेगा, जब इसके अपोजिट फेज से आप करंट पास कर रहे हैं, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो दोनों जो आपने शेप लिया वो सिलेंड्रिकल है या क्यूब है, उनके वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसलिए हम उसे यूनिट क्यूब बोलते हैं। तो यूनिट क्यूब का रेजिस्टेंस, लेकिन कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द करंट शुड एंटर एंड एमर्ज थ्रू अपोजिट फेसेज ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, अगर आपसे कोई पूछे, तो रेजिस्टेंस रिलेटेड टू कंडक्टर और रो इज रिलेटेड टू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप कॉपर ले रहे हो बार बार तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वो अलग कंडीशन है। फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉपर की लेंथ, ब्रेथ बदलोगे, लेंथ या थिकनेस बदलोगे, तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो रेजिस्टेंस रिलेटेड टू कंडक्टर एंड रो इज रिलेटेड टू मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। थोड़ा इस चीज को क्लियर करो।
आपसे जब आप इस तरह के फॉर्मूले निकाल लेते हो तो फिर आप उसकी यूनिट भी, तो आपने अभी पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपको R पता है रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट भी पता है, एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी भी कंडक्टर का, मान लीजिए यही ले लेते हैं फिर, तो आपको पता ही है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया आपने, ये लेंथ है, तो रेजिस्टेंस बराबर होता है आर रो एल अपॉन ए, तो फिर रो इज इक्वल टू क्या होगा आर ए बाई एल। तो फिर इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जब हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया तो हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ आर इनटू यूनिट ऑफ ए डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एल, और यूनिट ऑफ आर तो ओम होता है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, एल की यूनिट मीटर हो गई, तो ओम मीटर यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीन हैव द सेम रेजिस्टेंस विच इज थिकर। तो क्वेश्चन है अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे देखिए आपने क्या स्टडी किया है। दो वायर हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो लेंथ तो इक्वल दी है, दोनों की लेंथ इक्वल दी है, एक कॉपर है और एक कौन सा बोला मैंगनीन है, तो LCU और LM दोनों बराबर है, मान लीजिए दोनों L के बराबर है, लेंथ बराबर है, रेजिस्टेंस भी दोनों के बराबर दिए हैं क्वेश्चन में RCU RM। तो देखिए दोनों की लेंथ बराबर है, मान लीजिए उस लेंथ को हम L कह रहे हैं, गिवन हो गया, दोनों के रेजिस्टेंस बराबर है, मान लीजिए RCU और RM हम उसको कह रहे हैं, तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम हो गए। विच वायर इज थिकर, तो हमें बताना है किस कौन सा वायर थिकर है, यानी कि किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो रख दीजिए फॉर्मूला, आपको पता ही है। तो रेजिस्टेंस फॉर कॉपर गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन, फॉर्मूला है रो ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, और ये बराबर होगा रो एम एल एम और ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैंगनीन है। अब आप देखिए लेंथ बराबर है तो लेंथ कट जाएंगी दोनों तरफ, हम एल बराबर, तो हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, तो CU कॉपर का रो और डिवाइड बाय मैंगनीन का रेजिस्टिविटी, ये अगर हम रेशियो निकाले इस इक्वेशन से तो ये बराबर होगा ACU अपॉन AM, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगी उसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो मैंगनीन हमने पढ़ा था एलॉय होता है, मैंगनीन का रेजिस्टिविटी बड़ी होती है, तो रो एम इज ग्रेटर देन रो CU। तो आपका आंसर होगा, इससे क्या पता चला कि जब आपका रो एम बड़ा हुआ तो इससे रिलेशन से क्या आपको मिलेगा आंसर, रो एम इज ग्रेटर देन, इट मीन्स area of cross section of manganese wire is greater than area of cross section of copper wire। तो आपका आंसर हो गया मैंगनीन वायर। IV ग्राफ ऑफ टू मेटेलिक वायर, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे टू नहीं है, ये वन मेटेलिक वायर का ही IV ग्राफ ऑफ ए मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2 is shown in the figure। Which of the two temperatures is lower and why? तो इसको हमें यहाँ देखना है। ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, I को लिया है y एक्सिस पे करंट को और V को लिया है x एक्सिस पे। तो अगर मैं ग्राफ का स्लोप निकालूं कोई से भी ग्राफ का, तो इधर आएगा डेल्टा I, ये डेल्टा V, यहाँ पे हमें पता है रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, लेकिन ये स्लोप तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू है 1 अपॉन R के। इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो स्लोप का ग्राफ तो इसका ज्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम है, सॉरी, तो R1 इज लेस देन R2, क्लियर है, क्योंकि R1 का स्लोप ज्यादा है इसलिए वो रेजिस्टेंस कम है, इनवर्सली रिलेशन है, और R1 इज कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T1 दैट इज लेस देन T2। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1 इज लेस देन T2। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, बड़े इजी हैं, बड़े
आसानी से समझ आएंगे अगर आप समझ। नेक्स्ट देखते हैं, ए वायर ऑफ 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. What will be its new resistivity and new resistance? अब इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी और रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ये हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो एक वायर दिया है आपको 10 ओम रेजिस्टेंस का, मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया 3 टाइम्स से स्ट्रेच करके, तो हमें न्यू रेजिस्टिविटी और न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे न्यू रेजिस्टिविटी और न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट न्यू रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी तो बदलने वाली नहीं है क्योंकि मटेरियल नहीं बदला है। अपने मटेरियल को स्ट्रेच करके 3 टाइम्स उसको स्ट्रेच जरूर किया है, लेकिन मटेरियल तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी यानी कि रो रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज क्योंकि रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और फ्री में आपको मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको नॉलेज आपने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और मटेरियल नहीं बदला आपने, इसलिए रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब इस तरह से स्ट्रेच करके आप चीज को बदलते हो तो आपको पता है वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। अब आपने इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके 3 टाइम्स किया है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, अपने मटेरियल तो उतना ही है, आपने स्ट्रेच करके 3 टाइम्स किया है तो उसकी लेंथ बढ़ने की वजह से उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम फॉर्मूला लिखेंगे आर रो ए बाई एल, ये हमने पढ़ा है, उल्टा लिख दिया, आर रो एल बाई ए। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको जब हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम के बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हमने एल को इंक्रीज किया है तो एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एल से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा रो एल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो आपका रो नहीं बदल रहा है, वी नहीं बदल रहा है, इसका लिख सकते हो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो इससे क्योंकि आपका रो और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है, तो आर इजिकल टू रो अपॉन वी एल स्क्वायर मींस आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अब हम यहां पे डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एल को आपने 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट केस आर इजिकल टू होगा आपका रो अपॉन वी एल स्क्वायर, सेकेंड केस जब आपने उसको स्ट्रेच कर दिया तो आर डैश होगा रो अपॉन वी और एल डैश स्क्वायर यानी कि 3L स्क्वायर। तो इस तरह से आप करके दिखा सकते हो 9 रो अपॉन एल स्क्वायर, और फ्रॉम आर डैश अपॉन आर करोगे यहां पे तो 9 आ जाएगा, इसका मतलब आर डैश इजिकल टू 9R, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर आप समझ के करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? बड़ा इंटरेस्ट देखते हैं हम। करंट डेंसिटी, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो करंट डेंसिटी और करंट में क्या रिलेशन है उसी को थोड़ा हमें देखना है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर कहीं किसी कंडक्टर में से आई करंट पास हो रही है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट है, तो फिर हम यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू current density is equal to current flowing through the cross section divided by area of cross section। ठीक है, तो J is equal to I upon A, करंट डेंसिटी।
इक्वेशन 1। लेकिन ध्यान रखना करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या ली जाएगी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन ली जाएगी। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में हम लेते हैं। अच्छा, अगर कहीं पे एरिया परपेंडिकुलर ना हो, एरिया वेक्टर अगर हम लेंगे, करंट इधर फ्लो कर रही है ये, और एरिया वेक्टर हम लेते हैं एरिया के परपेंडिकुलर ds, तो फिर इस एरिया में से पहले हमें करंट कितनी पास हो रही है उसे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, द करंट di, द करंट di through an area through an element of surface area ds of a conductor is given as तो पहले इस एरिया में से हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए हमें पता ही है कि di इज इक्वल टू होगा करंट डेंसिटी, और एरिया का कंपोनेंट अगर आप करंट के परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ एरिया परपेंडिकुलर नहीं है तो ds, उसका ds कोस थीटा, यानी कि उसका एरिया का प्रोजेक्शन इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो जाएगा therefore the total current flowing through the surface is given by, और ये हो जाएगा आप I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट ds। तो आप टोटल करंट आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? तो बस ये सिंपल सा आज का हमारा टॉपिक था लास्ट। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी अगर आपसे पूछे तो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो आप तो करंट डेंसिटी आपने पढ़ा है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू, आज इतना ही।